हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक नया रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है डीएई की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था, जिसमें आपको बता रखा था मैंने कि आपकी 3500 से लेकर 3600 वैकेंसीज आने वाली हैं विभिन्न डिपार्टमेंट में। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके, और जैसे DRDO हो गया, बार्क हो गया, NPCIL हो गया, NEL हो गया, ये सब वैकेंसीज जो भी इकोनॉमिक जो आपकी हैं एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड, उन सब में आपकी वैकेंसीज आने वाली हैं 3400 से 3500। ये पहले ही मैं क्लियर कर चुका हूँ। तो उसी से रिलेटेड NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से आपके लिए वैकेंसीज आउट हुई हैं। ठीक है, डिटेल से डिस्कस करेंगे कौन इसमें एलिजिबल होने वाला है, वैकेंसीज कैसी हैं, अच्छी वैकेंसीज हैं, सैलरीज बहुत अच्छी मिलने वाली हैं, सब कुछ मैंने बता चुका हूँ डिटेल में, अभी बताने वाला हूँ आगे, तो डिटेल में देखना। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ इसमें कौन कौन एलिजिबल होने वाला है, जिससे कि किसी का भी टाइम वेस्ट ना हो और जो एलिजिबल कैंडिडेट है केवल वही आगे वीडियो को कंटिन्यू कर सकें। देखो दोस्त, अगर आपने मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस और उनसे इंटर रिलेटेड ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन से अगर डिप्लोमा कर रखा है तो ही आप इसमें एलिजिबल होने वाले हो। BE BTech वाले स्टूडेंट इसमें एलिजिबल नहीं है, तो BE BTech वाले स्टूडेंट इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हो। केवल डिप्लोमा, ITI ये दोनों ब्रांच ही एलिजिबल हैं, दोनों क्वालिफिकेशन ही एलिजिबल हैं। फ्रेशर कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल कर सकता है, और इंजीनियर की पोस्ट पे आपका रिक्रूटमेंट होने वाला है। स्टाइपेंडरी वैकेंसीज हैं आपकी, ठीक है, और परमानेंट जॉब होने वाली है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये जॉब नहीं है। तो आई थिंक आप सभी लोगों के लिए इतना रिक्रूटमेंट के लिए, एलिजिबिलिटी के लिए काफ़ी है। चलो मैं आगे डिटेल से डिस्कस करता हूँ। जो भी बीटेक से रिलेटेड है वो भाई साहब छोड़ के जा सकते हैं। आपके लिए एक अगली वैकेंसीज है जो कि एटॉमिक एनर्जी से ही रिलेटेड है, वो मैं थोड़ी देर में या फिर कल के आसपास आपकी वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आपको पता चल जाए जो ही BE BTech वाले स्टूडेंट है। ठीक है, क्योंकि DAE में बहुत वैकेंसीज आने वाली है, मैंने पहले भी क्लियर कर चुका हूँ इस बात को कि DAE में 3500 से लेकर 3600 वैकेंसीज हैं आपकी टोटल। ठीक है, अब देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 6/12/2022 से, 6 दिसंबर से। ठीक है, क्लोजिंग डेट कब है? 5 जनवरी आपकी लास्ट डेट होने वाली है, तो 5 से पहले ज़रूर फॉर्म फिल कर देना। अब देखो यहाँ पे अलग अलग तरीके का दे रखा है कि कौन से में क्या क्या एलिजिबिलिटी है। मैकेनिकल में 21 पोस्ट है, डिप्लोमा में, और फिर आपकी टोटल डिप्लोमा सिविल में 2 वैकेंसीज़ हैं, सेफ्टी असिस्टेंट में 2 वैकेंसीज़ हैं, इलेक्ट्रिकल में 13, इंस्ट्रूमेंटेशन में 4, इलेक्ट्रॉनिक्स में 13, केमिकल में 8, केमिस्ट्री में 3, फिजिक्स में 6, ऐसे टोटल कर करके बहुत हैं। 59 वैकेंसीज आपकी टेक्नीशियन जो कि ITI वाले कैंडिडेट है, 31/6, ऐसे टोटल मिला के आपकी 243 वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ मेंशन कर रखा है, डिप्लोमा और ITI केवल ये 2 क्वालिफिकेशन ही होनी चाहिए। BE BTech वाले इसमें एलिजिबल नहीं है, डेफिनेटली इसमें लिख रखा है अलग से। अब देखो यहाँ पे देखो, साइंटिस्ट C की पोजीशन है जो कि आपको दे रखी है, सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, इंजीनियरिंग डिप्लोमा, इसमें कोई और भी ब्रांच होगी तो चल जाएगी आपकी, तो ये यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ठीक है, टोटल पोस्ट इसमें 12 में स्टेनो वगैरह की भी पोस्ट है, फार्मासिस्ट, नर्स वगैरह की। तो अगर आप इन ब्रांचेस से भी ताल्लुक रखते हैं तो आप देख लेना इस फॉर्म को। ठीक है, और यहाँ पे कुछ बेसिक सी बात है कि आपकी कौन सी क्या योग्यता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो वो भी आप एक बार देख लेना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा अप्लाई करने की। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं रहेगा आपको। ITI आपकी मैकेनिकल, टर्नर और आपकी जो भी यहाँ पे मेंशन कर रखी है मशीनरी, इन सब में होनी चाहिए ITI, जो किसी भी ITI वाले स्टूडेंट है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या मेंशन कर रखा है, और भी इसमें एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में लिख रखा है। देखो अगर डिप्लोमा कर रखा है तो आप फ्रेशर भी इसमें एलिजिबल हो, जो भी आपकी साइंटिफिक की पोजीशन है, फ्रेशर कैंडिडेट उसमें एलिजिबल है, कोई भी इसमें ऐसा नहीं है। और जिस किसी ने लेटरल एंट्री के थ्रू डिप्लोमा में एडमिशन लिया है तो वो भी इसमें एलिजिबल होने वाले हैं। पहले ITI कर रखी हो, फिर उसके बाद में आपने डिप्लोमा किया हो तो भी आप इसमें एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, ऐसा ही मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स सब में ऐसा ही मेंशन कर रखा है। नर्सिंग वाले में आपका BSc नर्सिंग होना चाहिए, प्लस 1 साल का आपके पास में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए नर्सिंग से रिलेटेड। ठीक है, और सहायक में आपका कोई भी ग्रेजुएट है तो वो एलिजिबल हो जाएगा आपका, जो कि असिस्टेंट ग्रेड की वैकेंसीज हैं, जिसमें आपका टाइपिंग मांग रखी है, स्टेनोग्राफर में आपकी स्टेनो मांग रखी है, तो ये सब आपकी वैकेंसीज हो जाती हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। और देखो यार, इसमें परसेंटेज की बात भी लिख रखी है कि आपके मिनिमम 40% तो होने ही चाहिए, जो यहाँ मेंशन भी कर रखा है 12th में फिजिक्स में। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेंशन कर रखा है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेकर 30 साल ऑलमोस्ट सब में है, और आपकी देखो सैलरी इसमें लेवल 6 की मिलने वाली है, तो बहुत अच्छी सैलरी होने वाली है, 18 से 30 वर्ष। और देखो ये वाली जो है आपकी जो डिप्लोमा, जिसमें आपकी स्टाइपेंडरी ट्रेनी वाले हैं, उसमें आपकी 18 से लेकर 25 साल एज लिमिट है, तो ये ज़रूर ध्यान में देख लेना, क्योंकि जो आपका जो मैं ऊपर बता रहा हूँ ये वाला, ये साइंटिफिक असिस्टेंट भी है, इसमें आपकी 18 से 30 साल एज है, लेकिन जितनी भी आपकी स्टाइपेंडरी वैकेंसीज हैं उसमें आपकी 18 से 25 साल एज लिमिट है। तो मेक श्योर, और फिर रिलैक्सेशन तो देखने को मिलता है OBC में 3 साल का, SC ST को 5 साल का, तो वो देखने को मिल ही जाएगा, उसमें कोई बात नहीं है आपकी। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया।
अब देखो मैं और भी बात बता देता हूँ कि इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी चाहिए आपके कुछ, मिनिमम आपकी वेट कितना होना चाहिए और मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, तो उसके आधार भी कुछ मूल्यांकन दे रखा है। देखो मिनिमम वेट आपका 45.5 kgs होना चाहिए और मिनिमम हाइट आपकी 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, सैलरी तो बहुत अच्छी है, मैं क्या ही बताऊँ आपका। तो ये स्टार्टिंग में बॉन्ड भरवाया जाएगा आपका। अब सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं कि किस बेसिस पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो देखो यार, स्टाइपेंट्री ट्रेनी जो भी है आपका, उसमें आपके जैसे यहाँ पे पोस्ट नंबर 1 to 4 दे रखा है, इसमें आपका रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू ये दोनों कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, और जो आपका दूसरा वाला है उसमें आपका क्या होगा, रिटन टेस्ट प्लस एडवांस टेस्ट जो भी उसी में होगा, प्रिलिमिनरी और एडवांस दो। फिर रिटन टेस्ट विल बी OMR बेस्ड, इसमें OMR और CBT दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। ठीक है, तो ऊपर वाली जो पोस्ट हैं आपकी, जिसमें आपका डिप्लोमा वाले स्टूडेंट एलिजिबल हैं और ITI वाले भी एलिजिबल, उसमें आपका रिटन टेस्ट प्लस पर्सनल इंटरव्यू, तो इंटरव्यू भी होने वाला है इसमें, तो ये ध्यान में रखना आपको। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में हो गया। और रिटन टेस्ट से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन मैं देखो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वैसे यहाँ पे प्रोवाइड भी कर रखा है। रिटन टेस्ट जो होगा आपका, इंग्लिश आएगी, उसमें जनरल अवेयरनेस आएगी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा 20-20 मार्क्स का, और जो पार्ट 2 होगा वो 60 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होंगे, आपकी जो भी डिसिप्लिन होगी। तो आप 50:50 का रेशियो देख सकते हो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में। ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर रखा है। और देखो इनकरेक्ट मार्क्स का आपको 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। ठीक है, और प्रति करेक्ट आंसर पे आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे, तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, तो क्वाइट रीजनेबल मार्किंग है आपकी नेगेटिव वाली। फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा। रिटन टेस्ट में आपको जितनी वैकेंसी है उससे 5 गुने स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा 100 मार्क्स का, जिसका वेटेज भी दे रखा है यहाँ पे, तो आप ज़रूर से पेपर अटेम्प्ट करना। और जिस किसी का देखो यहाँ पे लिख भी रखा है, जे इट इज़ प्रिपेयर्ड बाई वेटेज ऑफ 50% मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द रिटन टेस्ट एंड 50% ऑफ इंटरव्यू, तो दोनों का इक्वल वेटेज है। 50% आपके इंटरव्यू का काउंट होगा, 50% आपका जो रिटन टेस्ट आपका होगा उसके काउंट होंगे। ठीक है, तो इक्वल वेटेज दिया गया है। और तो आई थिंक इसमें और कुछ भी नहीं दे रखा है। मेन बात ये है, देखो आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है, कहीं भी आप फॉर्म सेंड करने मत लग जाना कि भाई साहब फॉर्म सेंड करने लग गए आप। एडवांस टेस्ट से रिलेटेड भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो उसको भी एक बार पढ़ लेना जाने से पहले। और स्किल टेस्ट होगी, जो टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट हैं उनको स्किल टेस्ट होगी। देखो इस साइट पे यहाँ पे आपको फॉर्म फिल करना है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है आपको। और जो BE BTech से रिलेटेड है उसको मैं अगली वीडियो को थोड़ी देर में या जल्दी से आपको अपलोड कर दूंगा। और इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि भाई साहब EWS सर्टिफिकेट, आपका OBC सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट है वो सब अप टू डेटेड होने चाहिए, पिछले 2 साल से पहले के नहीं होने चाहिए। EWS इसी करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार 1 साल के लिए EWS का सर्टिफिकेट वैलिड होता है। नहीं दोस्त, मार्च जो अप्रैल है, अप्रैल मंथ से आपका EWS सर्टिफिकेट वैलिड होता है और अप्रैल से अप्रैल तक ही चलता है। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि मैंने मार्च में बनवाया था, तो भाई साहब अगर मार्च में बनवाया तो आपका अप्रैल में जाके वो रद्द हो जाएगा। ठीक है, तो अप्रैल से ही वैलिड होता है, तो यहाँ मेंशन कर रखा है। तो आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई। अगर कोई भी कैसा भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।